सुबह यासिर के जगाने पर हमारी आंख खुली। नासिर भी उसके हमरा था। उसने बताया कि वो रात को ही अपने इंतहाई करीबी दोस्त की शेवलेट गाड़ी चंद दिन के लिए मुस्तार लाया है और रात को तेल पानी चेक कर लिया है। अब वो रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने पूछा कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल में कार के पुलिस के हत्थे चढ़ जाने या नुकसान पहुंच जाने की सूरत में क्या होगा। नासिर ने यकीन दिलाया कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर मामला संभाल लेगा। इस असना में जमीला ने बताया कि नाश्ता तैयार है। हम चारों ने मिलकर नाश्ता किया। मैंने अपना हल्का फुल्का मेकअप करते हुए यासिर को रस्मन दोनों लड़कियों से अपनी गुफ्तगू के बारे में बताया। उस मेकअप के बाद मैं भारी मूछों वाला उधेड़ उमर जमींदार दिखाई दे रहा था, जिसकी अचकन की ऊपरी जेब से कीमती जेबी घड़ी की सुनहरी जंजीर लटक रही थी और हाथ में टेक की कीमती छड़ी थी जिस पर नगीने जड़े हुए थे और दस्ता हाथी दांत का था। मेरे लिबास के अलावा शानदार गाड़ी भी मेरी इमारत की गवाही दे रही थी। यासिर ने यकीन दिलाया कि अब मुझे उन दोनों की तरफ से फिक्रमंद होने की कतई जरूरत नहीं। जहीर ने मंसूबे के मुताबिक ड्राइवर की वर्दी जेबतन कर रखी थी और उसके सर पर छज्जे वाली कड़क टोपी थी। मैंने उसके चेहरे पर भी पतली और नोकीली मूंछों का इजाफा कर दिया था। सादा शीशों की ऐनक ने भी उसकी शक्ल जल्द बदल डाली। ये सब इंतजाम भी नासिर ने किया था। जहीर ने अहाते में खड़ी चमचमाती हुई गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे बैठकर इग्निशन में चाबी घुमाई। चाबी घूमते ही हल्की सी जनजनाहट के साथ ताकतवर इंजन स्टार्ट हुआ। सबको खुदा हाफिज कहकर हम कोहर और ठंड में लिपटी सड़क पर निकले तो दूर दूर तक कोई जीरूह दिखाई न दिया। जीटी रोड पर चढ़ने के बाद जहीर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो ताकतवर गाड़ी चलाने में उसे यकीनन मजा आ रहा था, जबकि मैं अपनी आन बान और शान के इजहार के लिए गर्दन अकड़ाए सामने सड़क पर नजरें जमाए रखने पर मजबूर था। ये गाड़ी जाहिर है जीप के मुकाबले में कहीं ज्यादा आरामदेह थी और सर्दी की शिद्दत भी हमें ज्यादा तंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन खन्ना के अड्डे पर पहुंचने तक मेरी गर्दन दुखने लगी और मैंने अपने एक रोफर का मुजाहिरा मुनासिब वक्त के लिए मुलतवी कर दिया। जीटी रोड को रामपुर कस्बे से मिलाने वाले चौराहे पर हमें पहली बार पुलिस की गाड़ी सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी। हम दोनों ही किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हो गए। मेरे पास पुलिस अहलकारों को सुनाने के लिए एक पुरअसर और काबिले यकीन कहानी तैयार थी, लेकिन वहां मौजूद संतरी और उन पर तैनात हवालदार मुझे कुछ ज्यादा मुस्तैद दिखाई न दिए। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकने के लिए कोई इशारा न किया, लिहाजा जहीर उन पर बेनियाजाना नजर डालते हुए गाड़ी सीधी आगे बढ़ा ले गया। जहीर लुधियाने में अपनी शक्ल दिखाने से गुरेजा था, लिहाजा अपने शहर की हुदूद शुरू होने से जरा पहले गाड़ी एक ज़ेली सड़क पर घुमा दी और फिर एक लंबा चक्कर काट कर दरियाए सतलुज से जरा पहले वाक़े लाधू वाला कस्बे से दोबारा जीटी रोड पर आ गया। जहीर के मुताबिक मंडी गोविंदगढ़ से कपूरथला का फासला 80 मील से जायद था और वो पुरुम्मीद था कि हम ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटों में ये फासला तय कर लेंगे। चंद ही मिनट के बाद हम दरियाए सतलुज पर बने पुल के करीब पहुंच गए। मुझे पता था कि यहाँ हमारा वास्ता लाजिमन पुलिस से पड़ेगा, लिहाजा मैं फौरन जागीरदार के रंग में आ गया। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। पुल से जरा पहले एक खैमे की शक्ल में एक आरजी पुलिस चौकी मौजूद थी और सड़क किनारे कायम नाके पर खड़े मुसल्ला संतरी हर गाड़ी में झांक कर और सरसरी पुछगिछ के बाद गाड़ियों को पुल पर जाने की इजाजत दे रहे थे। जहीर ने गाड़ी की रफ्तार हल्की कर दी और नाके पर पहुंचकर ब्रेक लगा दी। घनी खशखशी दाढ़ी और ऊपर की तरफ डोरी से बंधी मोटी मूछों वाले संतरी ने खाबीदा नजरों से गाड़ी में झांका और फिर कदरे एहतराम से मुझसे मुखातिब हुआ। सरकार तुसी कौन हो ते कित्थे चले हो? मैंने हरियाणवी लहजे में रोबदार आवाज में कहा। ये चौकी नाका किस खुशी में लगा रखा है तुमने? कोई मंत्री आने वाला है कि? मेरे लहजे के तहक्कुम ने हस्बे मंशा असर किया। उसने आजिजी से कहा, ना जी, बस ऊपर वालों का ऑर्डर है। मिट्ठू सिंह जी के बंगले पर भारी डाका पड़ा है पटियाले में। डाकू उनके मैनेजर और गार्ड को मार के लाखों का माल ले गए। मैंने कहा, यार ये तो सारे पंजाब ने पता है कि उन लुटेरों ने खबर न होगी। वो बाउले हैं जो अपनी गिच्ची पकड़वाने पुलिस नाकों पर आवेंगे। संतरी ने खसियाना होकर कहा, क्या करें सरकार, ड्यूटी तो ड्यूटी है ना। इतना कहकर उसने जहीर को गाड़ी पुल पर ले जाने की इजाजत दे दी। फगवाड़ा कस्बे पर एक बार फिर हमारी गाड़ी में झांका गया। ताहम मेरे बिगड़े हुए तेवर देखकर हवालदार ने महज नाम पूछने पर इक्तफा किया। मैंने एक हिकारत भरी नजर उसकी खस्ता हाल वर्दी पर डाली और रौनत भरे लहजे में कहा, क्या मुसीबत है, पंजाब में तो सफर करना मुश्किल हो गए। ये हर 2 मील पर नाके लगे हैं, क्यों रोका है भाई हमें? क्या हम तुम्हें कोई चोर डाकू लगते हैं? खाना पूरी करनी है तो लिख लो, हमारा नाम कुंवर महेंद्र सिंह भल्ला है और हम नाभे के नंबरदार हैं।
अपने बीमार अजीज को देखने कपूरथले जा रहे हैं। हवालदार ने मिनमिनाते हुए जहमत देने पर मुझसे माजरत की और गाड़ी ले जाने की इजाजत दे दी। मुझे अंदाजा था कि जालंधर पहुंचने पर एक बार फिर ये कहानी दोहराई जाएगी। चुनाचे मैंने आरामदेह नशिस्त की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली और हल्के खर्राटे लेने लगा। मज़ाफ़ाती इलाके से जरा पहले लगे नाके पर गाड़ी रुकी तो सही, लेकिन शायद मुसाफिरों पर एक नजर डालने पर इक्तिफा किया गया। मजीद पौने घंटे के सफर के बाद हम कपूरथला पहुंच गए। जहीर ने एक मकामी बाशिंदे से डोगरावाला गांव का पता पूछा और फिर एक नीम पुख्ता और नीम हमवार रास्ते पर गाड़ी डाल दी। अब मैं दोबारा रईस जमाना कुंवर महेंद्र सिंह भल्ला के रूप में आ चुका था। डोगरावाला लगभग 150 कच्चे पक्के घरों पर मुश्तमिल अच्छा खासा बड़ा गांव साबित हुआ। इन घरों में से 50 के करीब एक दूसरे के पास बेतरतीबी से बने हुए, जबकि बाकी कम ज्यादा फासले से लगभग 1 मील के दायरे में बिखरे हुए थे। रास्ता पूछने पर पहले ही गांव वाले ने एक तंग नीम पुख्ता रास्ते पर सीधा जाने की हिदायत की। लगभग 3 फरलांग फासला तय करने पर हमें मखसूस देहाती तर्ज की 2 मंजिला नीम पुख्ता हवेली दिखाई दी, जिसके सामने एक कनाल के करीब खुला अहाता था, जिसके एक तरफ भैंसों का बड़ा सा बाड़ा दिखाई दिया, जबकि दूसरी तरफ कई गोदाम नुमा कच्चे कमरे बने हुए थे। एक तरफ एक ट्रैक्टर खड़ा नजर आया, उसके साथ एक खस्ता हाल सी पिकअप गाड़ी भी मौजूद थी। पहली नजर में अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो पिकअप चलने के काबिल भी थी या अब महज तबर्रुकन वहां मौजूद है। हमारी शानदार गाड़ी हवेली के सामने पहुंचकर रुकी तो अहाते में हलचल सी मच गई। हुलिये से मामूली कारिंदे दिखाई देने वाले 3 अफराद मुख्तलिफ हिस्सों से आकर गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हो गए। उनकी नजरों में सवालात नुमाया थे। जहीर गाड़ी से उतरा और फिर मेरी तरफ वाला दरवाजा खोलकर इंतहाई एहतराम से उतरने का इशारा किया। मैं गर्दन अकड़ाए, चेहरे पर रौनक सजाए बाहर निकला और नपे तुले कदमों से चलकर अपनी गाड़ी के सामने जा खड़ा हुआ। इस दौरान में मेरी नजरें उन तीनों में से मुखातिब किए जाने के काबिल शख्स का इंतखाब कर चुकी थीं। मैंने इशारे से उसे करीब बुलाया। कदरे हिचकिचाहट के साथ उसने मेरे खामोश हुक्म की तामील की। मैंने गरजदार आवाज और हरियाणवी जबान में सवाल किया, ये शक्ति बब्बर का डेरा है? उसकी बात सुनकर मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और हकारत भरे लहजे में कहा, मैंने तो सुना था वो बड़ा अच्छा जागीरदार है। यहाँ की हालत तो कुछ और ही बता रही है। वो सूरमा शक्ति बब्बर है कहाँ? मेरी बात सुनकर उसने मरूब होकर कहा, सूबेदार जी तो वसूली के लिए गांव गए हुए हैं। आप हुक्म करें तो अभी साइकिल पर जाकर उन्हें बुलवा लाता हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे। मैंने तकरीबन टपटते हुए पूछा, नाम क्या है तेरा? उसने लगभग सहम कर कहा, जी सतनामा। मेरा मतलब है सतनाम सिंह। मैंने अपने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, मेरा वक्त बहुत कीमती है। साइकिल छोड़ो, मेरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ जाओ और शक्ति बब्बर को ढूंढ कर लाओ। उसे बताना कि नारायणगढ़ से कुंवर महेंद्र सिंह भल्ला एक जरूरी काम से मिलने आए हैं, फौरन पहुंचो। उसने बुलंद आवाज से मेरा नाम दोहराया और फिर मेरे हुक्म की तामील में गाड़ी का अगला दरवाजा खोलकर जहीर के पहलू में बैठने लगा। मैंने उसे एक बार मुखातिब किया, ओए सतनामे, वो तुम्हारे सूबेदार किस सवारी पर डोगरावाला गया है? उसने जल्दी से कहा, मोटरसाइकिल पर कुंवर जी, जिस पर मैं कपूरथले दूध पहुंचाता हूँ। मैंने बदस्तूर तहक्कुम भरे लहजे में कहा, उसे तुम गाड़ी में भेज देना और मोटरसाइकिल पर तुम वापस आ जाना, लेकिन जरा जल्दी। उसने जोर जोर से हाँ में गर्दन हिलाई और उसके साथ ही जहीर ने गाड़ी वापसी के रास्ते पर मोड़ ली। उनके रुखसत होने पर मैं बेशकीमत छड़ी हाथ में थाम कर लहराते हुए गहरी नजरों से आसपास का मजीद जायजा लेने लगा। हवेली और मुल्हिका झेली इमारतों के अलावा चारों तरफ खेत फैले हुए थे, जिन्हें एक छोटी नहर सैराब कर रही थी। हवेली की साख्त मुनासिब थी, तहम इमारत को मुरम्मत की जरूरत थी। इसी असना में एक और कारिंदे ने हमें यकजा करके मुझे बैठने के लिए मूंढा फराहम करने की पेशकश की, जो मैंने बेनियाजी से ठुकरा दी। शक्ति बब्बर की गैर मौजूदगी जो पहले बुरी लगी थी, अब फायदेमंद साबित हो रही थी। जहीर रास्ते में मेरी दौलत, इज्जत और आला मर्तबे के किस्से सुनाकर उस साबिक सूबेदार को रास्ते में ही इतना मरूब कर देगा कि यहाँ पहुँचने पर उसे ज़हनी तौर पर फतह करने में मुझे ज्यादा मुश्किल पेश न आएगी। खुशकिस्मती से मुझे बहुत ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। गांव की तरफ से आने वाले रास्ते पर अपनी गाड़ी की झलक देखते ही मैंने अपनी नजरें उस तरफ से हटा ली और छड़ी लहराते हुए नपे तुले कदमों से टहलने लगा। तहाँ मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जहीर को शक्ति बब्बर मिल गया हो। गाड़ी मेरे पास आकर रुकी तो मैंने संजीदा चेहरे के साथ फ्रंट सीट पर नजर डाली। वहाँ सतनाम की बजाय ढलकी हुई मूछों और खिचड़ी दाढ़ी वाले 55 साल के लगभग उम्र वाले शख्स को देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा।
تاہم میں نے چہرے پر بیزاری کی سی کیفیت برقرار رکھی۔ وہ شخص یقیناً شکتی ببر ہی تھا۔ وہ گاڑی سے اترا تو اندازہ ہوا کہ وہ خاصا دراز قامت اور ہٹا کٹا شخص ہے۔ عمر بڑھنے سے اس کا تن و توش ڈھلک ضرور گیا تھا، لیکن اس میں اب بھی خاصا دمخم باقی تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میری خوش قسمتی ہے کنور جی کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ میں نے بھاری لیکن مربیانہ لہجے میں کہا، کیا حال ہے صوبیدار شکتی ببر تیرا؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بدستور عاجزی سے کہا، واحے گرو کی کرپا سے میں بالکل ٹھیک ہوں کنور جی، مہربانی کر کے میرے غریب خانے کو عزت بخشو۔ میں نے اپنے لہجے میں روب برقرار رکھتے ہوئے کہا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر چلو۔ شکتی مجھے ساتھ لے کر حویلی کی طرف بڑھا۔ میں نے پلٹ کر ظہیر کی طرف دیکھا اور آواز لگائی، اوئے یشونت، تو بھی آجا یار، چائے شاہ پی لے، بڑا لمبا سفر کیا ہے۔ شکتی نے پرجوش انداز میں میری رائے کی تائید کی۔ میں نے اسے بتایا، یہ جوان میرا باڈی گارڈ بھی ہے، بڑا جیدار بچہ ہے۔ شکتی ببر نے جیب سے بڑی سی چابی نکال کر حویلی کے دروازے میں لگے تالے میں لگائی تو اندازہ ہوا کہ حویلی میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ شکتی نے فوراً ہی میرے خیال کی تائید کر دی۔ بولا، میری ووٹی میرے بیٹے کے ساتھ میرے سسرال بیگووال گئی ہوئی ہے، کل رات تک واپسی ہوگی۔ میں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ رازداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اس اسنا میں وہ گھر کا دروازہ کھول کر ہمیں اندر لے گیا تھا اور ہم نشست گاہ میں بچھی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے ظہیر کو بھی اشارے سے بلا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ شکتی بھی میرے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ وہ میری آمد پر خود کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے بھانپ لیا تھا کہ وہ دل ہی دل میں کافی مضطرب ہے۔ اس کی اس کیفیت کی وجہ سمجھنا بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ شکتی نے رسمی حال احوال کے تبادلے کے بعد چائے پانی کے انتظام کے لیے رخصت طلب کی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے شکتی جی، بہتر ہے ہم وقت ضائع کیے بغیر کام کی بات کر لیں، کیونکہ اگر آپ سے کام نہ بنا تو مجھے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہوگا۔ شکتی میری بات سن کر چونکا اور پھر اس طرح بھرے لہجے میں کہا، حکم کریں سرکار، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے ایک نظر ظہیر پر ڈالی اور سنجیدہ لہجے میں بات شروع کی۔ میں نے کہا، یشونت نے شاید آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ نارائن گڑھ میں 8-9 مربع زمینداری اور 2-4 چھوٹے بڑے کاروبار سے میری روٹی چل رہی ہے، اور تو سب ٹھیک ہے، لیکن شکار کا شوق ایسا روگ بن گیا ہے جو شاید میری موت کے بعد ہی چھوٹے گا۔ اس سے بھی بڑی مصیبت مہمانداری کی عادت ہے۔ میرے ہی جیسے درجنوں گھر بار سے فارغ دوست میری جاگیر پر آتے رہتے ہیں۔ میں شکتی ببر پر اپنے الفاظ کا اثر دیکھنے کے لیے رکا۔ وہ پوری توجہ سے میری بات سن رہا تھا اور یقیناً اس تمہید کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ میں نے مطمئن ہو کر بات آگے بڑھائی۔ میں نے کہا، مجھے اپنے دوستوں پر ہمیشہ سے یہ سبقت حاصل رہی ہے کہ میں انہیں جب وہ فرمائش کریں شکار پر لے جاتا ہوں۔ ان میں زیادہ تر ہرن، سانبھر، سور وغیرہ کا شکار کر کے شوق پورا کر لیتے ہیں، لیکن 2-4 ایسے بھی ہیں جو بڑا شکار کر چکے ہیں۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا، شیر اور تیندوا وغیرہ۔ شکتی نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے بات آگے بڑھائی، کہا، لیکن اس بار میری بدبختی نے دھکا کھایا تو میں نے خود اپنے 8-10 قریب ترین دوستوں کو بڑا شکار کھلانے کی پیشکش کر دی، جو انہوں نے نہایت جوش اور اشتیاق کے ساتھ قبول کی، اور پروگرام کے مطابق وہ سب آج سے چوتھے دن ہندوستان کے مختلف حصوں سے نارائن گڑھ میں میری جاگیر پر اکٹھے ہونے والے ہیں۔ میرا میزبان بدستور دلچسپی سے میری باتیں سن رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میری بات کاٹ کر میری اپنے گھر آمد کا مقصد پوچھنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن میری طرف سے بٹھائے گئے روب و داب کی وجہ سے وہ زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے وہ مداخلت کرنے کی بجائے خود میری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ میں نے کہا، تم خود زمیندار ہو، سمجھ سکتے ہو ہم جیسے لوگوں کے لیے اپنی عزت اور وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی ناک کٹوانے کی بجائے ہم جان دینا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لو شکتی جی کہ میری ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے میری عزت داؤ پر لگ گئی ہے، اور میں یہ امید لے کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم میری ناک کٹنے سے بچا سکتے ہو۔ میری طرف سے شہ پا کر شکتی ببر نے جوشیلے لہجے میں کہا، آپ کی عزت میری عزت ہے کنور جی، آپ حکم دو، جو میرے سے ہو سکا ضرور کروں گا۔ میں نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی صوبیدار جی، لیکن پہلے میری بات پوری طرح سن لو تاکہ معاملے کی نزاکت مزید اچھی طرح سمجھ سکو۔ تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں ہوشیار پور کے قریب، چوہل گووند پور وغیرہ کے قریب واقع کنگر اور میلی کے جنگلوں میں سانبھر، ہرن، گیدڑ، خرگوش وغیرہ سارا سال شکار کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، لیکن تیندوے اور شیر کا شکار صرف سردیوں میں ملتا ہے۔
जब ये जानवर बर्फीले पहाड़ों से उतर कर मैदानी इलाकों में आते हैं, इसलिए हमने सर्दियों में शिकार का प्रोग्राम रखा था। शक्ति बब्बर ने सर हिलाकर तायद की कि वो मामले को बखूबी समझ रहा है। मैंने अपने लहजे में इस्तराब लाते हुए कहा, मेरे दोस्तों में से 3 के पास बड़े शिकार के लायक बंदूकें मौजूद हैं, बाकियों के लिए मैंने अपने पास से बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन बदकिस्मती हो कि मैंने उस शिकार के लिए दिल्ली से जो पक्की गोलियों और 12 बोर के कारतूसों का जखीरा मंगवाया था, वो मेरे एक कारिंदे की नालायकी की वजह से एक गहरी नदी की तह में गिर गया है। वो जीप पर नदी का पुल पार कर रहा था कि सामने से आती एक बैलगाड़ी से टक्कर हो गई, जिससे एमुनिशन का संदूक नदी में गिर गया। मुझे शक्ति के चेहरे पर दबे दबे जोश के आसार दिखाई दिए। वो बिलाशुबा मेरी आमद का मकसद समझ चुका था। मैं अब उसकी तरफ से जबान खोले जाने का मुंतजिर था, लेकिन वो मेरी तवक्को से ज्यादा मोहतात निकला। कदर तवक्कुफ के बाद उसने बेनियाजी से कहा, ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ कुंवर जी, लेकिन मैं समझ न सका कि इस मामले में आपकी भला क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने एक गहरा सांस लिया और फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, भोले बनने का नाटक क्यों करते हो शक्ति बब्बर? पूरे पंजाब में एक तुम ही तो मेरा ये मसला हल कर सकते हो। शक्ति मेरी बात सुनकर कसमसाया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोच कर खामोश रहा। मैंने कहा, बात यह है कि मैं अपने कोटे के अलावा ब्लैक मार्केट से भी भारी तादाद में एमुनिशन खरीद चुका हूँ। अब दिल्ली या कहीं और से तो इतनी भारी तादाद में गोलियां एक साथ हासिल करने की कोशिश की तो खुफिया पुलिस को मुखबरी हो सकती है। तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इलाके की सियासत में भी काफी सरगर्म हूँ। ऐसा कोई स्कैंडल बना तो मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। शक्ति समझ गया कि अब खुलकर बात किए बगैर बात नहीं बनेगी, लेकिन वो अब भी अपने पत्ते छुपाए रखने पर मुसर था। उसने बगौर मुझे देखा और फिर मासूम लहजे में कहा, मैंने कहा ना कुंवर जी, मुझे बताएं तो सही, मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तो शिकार भी नहीं खेलता कि अपने हिस्से के कारतूस आपको पेश कर दूं। मैंने उसे किसी तरह जबान खोलने पर आमादा न पाकर कदरे नाराज लहजे में कहा, तुम अजीब बंदे हो शक्ति जी। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं 100 मील के करीब लंबा बेआरामी वाला ये सफर तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तय करके आया हूँ। अब आंख मचोली छोड़ो और सीधे सीधे बताओ कि तुम कितना एमुनिशन मुझे मुहैया कर सकते हो और उसके तुम्हें कितने दाम चाहिए। ये बात कान खोल कर सुन लो कि मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे पास कई तरह की गोलियों और 12 बोर के कारतूसों का भारी जखीरा महफूज है, जो तुमने अंग्रेज फौज से हथियाया है। मुझे ये बात तुमसे कई बार खरीदारी करने वाले एक काबिल एतमाद बंदे ने बताई है। अगले चंद लम्हों में शक्ति के चेहरे ने कई रंग बदले। खौफ, इस्तराब, बेयकीनी, अदम तहफ्फुज, गूमगू की कैफियत। मैंने उसे इत्मीनान दिलाने के लिए नर्म लेकिन मुस्तहकम लहजे में कहा, शक्ति जी, हमारी मुलाकात को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा ये राज कम से कम मेरी तरफ से किसी और तक नहीं पहुँचेगा। मैं यशवंत की भी जमानत देता हूँ। इस कदर यकीन दहानी के बावजूद उसे मुतज़ब्ज़ब पाकर मैंने पैंतरा बदला और अपने लहजे में आजिज़ी लाते हुए कहा, मैंने बताया ना कि मैं इज्जत दाव पर लगने पर मजबूरन यहाँ आया हूँ। मेरे दोस्तों के सामने मेरी पधारना तकरीबन यकीनी है। अगर तुम मुझे जिंदगी भर की इस शर्मिंदगी से बचने में मददगार बन जाओ तो मैं मरते दम तक तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं तुम्हारे माल की मुंह मांग की कीमत देने को तैयार हूँ, और यकीन करो मैं इतना बेगैरत हरगिज नहीं हूँ कि अपने मोहसिन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँ। इस मौके पर जहीर ने मामले में मुदाखलत की। वो कदरे शिकायत भरे लहजे में मुझसे मुखातिब हुआ, कुंवर जी, आप जैसी बुलंद मर्तबा शख्सियत को इस तरह की मिन्नत समाजत जेब नहीं देती। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे खुद इससे सौदा करने का मौका दें। बहुत से लोगों को इज्जत रास नहीं आती। फिर वो जारहाना लहजे में शक्ति बब्बर से मुखातिब हुआ, सूबेदार जी, तुमको दरअसल अंदाजा नहीं है कि कौन सी हस्ती तुमसे बात कर रही है। पहले तो मेरी ये बात जरा कान खोल कर सुन लो। हम पक्की इत्तला के साथ यहाँ आए हैं, और अगर कुंवर जी को तुम्हें पकड़वाना होता तो उन्हें सिर्फ एक फोन घुमाना पड़ता। कुंवर यदविंदर सिंह जी ऑफ पटियाला इनके स्कूल के दूर के साथी हैं। मुझे खतरा महसूस हुआ कि जहीर ने कुछ ज्यादा सख्त हाथ डाला है, लिहाजा मैंने मामला संभालने की कोशिश की और कहा, यार शक्ति बब्बर, तुम खुद बताओ, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं। पता नहीं जहीर की खुरकी ने काम दिखाया था या मेरी आजिज़ी मुतासिर कर गई थी। बहरहाल इस मर्तबा शक्ति ने बात शुरू की तो उसका लहजा एतमाद लिए हुए था। वो बोला, ठीक है कुंवर जी, खतरे को नजरअंदाज करके मैं आपकी बात का एतबार कर लेता हूँ। आप बताइए कि किस तरह के एमुनिशन चाहिए और कितनी तादाद में। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद शक्ति जी, तुमने मेरा मान रख लिया।